हरमन गिल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नर्वस मत हो, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा हूँ। वहाँ खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने हरमन गिल का रास्ता रोकने की कोशिश की। आपको यहाँ अंदर आना अलाउ नहीं है। मैं तो यहाँ पर बस केवल चाय पीने आया हूँ, इसमें गलत क्या है? क्या मैं अंदर जाकर चाय भी नहीं पी सकता हूँ? बिना परमिशन के किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। उस दिन मोरे फैमिली ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। सोलेल सोसाइटी एक्चुअल में हरमन गिल की मदद कर रही थी, जो कि एक ऐसी चीज थी जो मोरे फैमिली ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ? तो क्यों ना मैं इस पूरी की पूरी जगह को जलाकर राख कर दूं। इस तरह से अंदर मौजूद लोग अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। हरमन गिल की बात सुनकर एक पल के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड की बोलती बंद हो गई। उसी समय मोरे फैमिली के घर में दिलीप और भी कहीं ज्यादा हैरान था। ये समय मोरे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो लोग कुछ भी गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं बस यहाँ पर हाथ धरे बैठकर कुछ भी नहीं करूंगा? तो फिर क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं। मैं बस केवल ये सोच रहा था कि क्योंकि हरमन गिल ने विकास नगर वाले मोरे फैमिली के घर को जला दिया है, तो उसका अगला टारगेट जरूर ही मोरे फैमिली का हेडक्वार्टर्स होगा। तो तुम्हें ये समझना होगा, है ना? वेल, तुम्हें क्या लगता है कि मोरे फैमिली की छुपी हुई पावर और बाहरी मदद के साथ हरमन गिल फिर भी घमंड में रहेगा? इनफैक्ट ये दिलीप मोरे का आखिरी कार्ड था, हरमन गिल के अगेंस्ट लड़ने का उसका ट्रम्प कार्ड। लेकिन हनीद दिलीप की बात सुनने के बाद भी खामोश रहता है। अभी अभी मैंने गार्गी से कहा है कि वो गुहा फैमिली जाए। उस समय जब जोगेश ने तुम्हें राय दी थी कि तुम जाकर गुहा फैमिली से कोऑपरेट करो, तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? दिलीप की बात सुनकर हनीद कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली। बस अकेले ध्रुव के साथ निपटने के लिए गुहा फैमिली के साथ कोऑपरेट करना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अपने से छोटे को तंग करने के लिए क्या तुम्हें कर्मा का डर नहीं है? कर्मा जूनियर? तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। भूलो मत कि वो गिल फैमिली का बेटा है। तुम भूल गए कि उस समय भी उसने लड़ने के लिए हमारे सभी तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद भी हमारा गिल फैमिली से कोई मुकाबला नहीं है। यहां तक कि अगर हम हरमन गिल और इंद्रजीत जैसी दो पावरफुल इंसानों को सप्रेस भी कर देते हैं, तब भी अगर हम गलत तरीके भी इस्तेमाल करें, तब भी अंत में गिल फैमिली ऑलमोस्ट हमारा सफाया कर देगी। वो ध्रुव एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। अभी दिलीप ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तब तक गार्गी ऑलरेडी वापस आ गई थी। गार्गी, सब कुछ सेटल हो गया है क्या? लेकिन गार्गी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने में अच्छे नहीं नजर आ रहे थे, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता था कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रही थी। गुहा फैमिली ने मुझसे मिलने से मना कर दिया। गार्गी की बात सुनकर दिलीप हैरान रह गया था और उसे अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या मतलब है उनका? उन लोगों ने हमसे मिलने से मना क्यों कर दिया? उस जमाने में तो वो लोग मदद के लिए हनीफ के सामने भीख मांगते थे और हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते थे। मोरे फैमिली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और हर एक हिस्सा एक शहर में लोकेटेड था। वो चारों शहर सबसे बड़े भाई दिलीप, दूसरे भाई हनीद, छोटी बहन गार्गी और चौथे भाई ब्रजेश के मैनेजमेंट के अंडर थे। दिलीप एक बहुत ही लंबा और स्ट्रॉन्ग आदमी था। वो हमेशा ही अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था और चीजों को हमेशा एक ही ऑर्डर में करता था। मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि गुहा फैमिली के हेड वो क्या? वो पौधों को पानी दे रहे हैं। गार्गी की अपनी बात खत्म करते ही दिलीप पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी चीज हो रही थी और वो लोग ये कह रहे हैं कि फैमिली का हेड पौधों को पानी दे रहा है और इसीलिए वो गार्गी से मिलने नहीं आया। और वहाँ ब्रजेश की क्या सिचुएशन है? ब्रजेश गया था ना गिल एम्पायर वालों से मिलने। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस समय हरमन गिल को कंट्रोल कर सके? वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। हमारा उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि वो नाकाम हो गया हो। दिलीप, क्यों ना हम खुद ही हरमन गिल के साथ निपटे? मैंने नोटिस किया है कि वो इस बार अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं आया है।
मुझे नहीं लगता कि वो वाकई में इनविंसिबल है। गार्गी की बात सुनकर दिलीप ने अब एक गहरी सांस ली और फिर आगे कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों, पर दिलीप को अब एक डर सा लगने लगा था, जैसे कि कहीं पर कुछ गलत होने वाला है। और अभी उसे वो डर महसूस हो ही रहा था कि तभी गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड तेजी से भागता हुआ अंदर आया। तुमसे अंदर आने के लिए किसने कहा? हरमन गिल? ये हरमन गिल का कोई हमशक्ल है क्या? इतनी जल्दी ये शीश महल में कैसे आ गया? उसने तुम्हें अंदर आने के लिए क्यों कहा? उसने कहा है कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप सब लोग तैयार रहें। किस बात के लिए तैयार? अपने मरने की। सिक्योरिटी गार्ड के मुंह से ये बात सुनकर पूरी की पूरी मोरे फैमिली गुस्से में तमतमा गई। उन लोगों के हिसाब से हरमन गिल ने अपनी हद पार कर दी थी। और उसी समय हरमन गिल भी चलता हुआ वहां अंदर आ गया। और हैरानी की बात यह थी कि वो अपने साथ अपना गार्ड तक लेकर नहीं आया था। घर के अंदर एंटर करते हरमन गिल ने अपने चारों ओर देखा और फिर जोर से हंसा, जैसे मानो उसकी हंसी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकती है। वाह, सब लोग यहाँ पर हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? हरमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोरे फैमिली के हेडक्वार्टर्स में आने की? मुझे याद है कि आजकल मोरे फैमिली एक ग्रैंड डिनर की तैयारी कर रही है ना? तो क्यों ना तुम एक क्विक मीटिंग रख लो और कोई रास्ता सोचने के लिए उन्हें तुम्हारी मदद करने दो। क्या? हरमन गिल ने दिलीप की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चलता हुआ दिलीप की तरफ गया। उससे लिस्ट ली और उसने उस लिस्ट को देखा। ये मोरे फैमिली की ग्रैंड डिनर की नेम लिस्ट है ना? वेल, ऐसा क्यों नहीं करते? इन लोगों में से अगर तुम किसी एक को भी कॉल करने में कामयाब हो गए तो यूं समझ लेना कि मैं हार गया हूँ। हरमन गिल की बात सुनकर मोरे फैमिली के घर के हॉल में मौजूद हर कोई हैरान हो गया। मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर की लिस्ट में मौजूद लोग भले ही मोरे फैमिली के लॉयल बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, लेकिन वो लोग बिना किसी शक के शीश महल के सबसे अमीर आदमी थे। ऐसे में भले ही हरमन गिल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मोरे फैमिली को नहीं लगता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरे शीश महल को कंट्रोल करके उन्हें मोरे फैमिली के डिनर में आने से रोक सके। तुम बस इंतजार करो। उसके बाद दिलीप चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया और अपने सामने मौजूद असिस्टेंट के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट की बॉडी डर के मारे कांप गई। सर, आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है? इसमें अच्छा क्या नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? क्या इतनी बड़ी मोरे फैमिली अकेले हरमन गिल से डरेगी? ठीक है सर, मैं अभी ये करता हूँ। इतना कहने के बाद वो असिस्टेंट तुरंत ही वहाँ से चला गया और दिलीप ने फिर पलटकर मोरे फैमिली के नौकर को देखा। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर हरमन गिल के लिए चाय बनाओ। दिलीप की बात सुनकर वो नौकर कुछ पलों के लिए हैरान होकर कंफ्यूजन में वहाँ पर वैसा का वैसा ही खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या हुआ? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? हरमन गिल इतनी दूर से आया है और हम उसे चाय भी ना पिलाएं? दिलीप की बात सुनकर वो नौकर फिर तुरंत ही वहाँ से तेजी से भागकर चाय लेने के लिए चला गया। मिस्टर गिल, इस चाय को मोरे फैमिली ने कलेक्ट किया है, प्लीज एक बार ट्राई करके देखिए। उस नौकर की बात सुनकर हरमन गिल ने उस चाय को सूंघा और फिर अपनी गर्दन हिला दी। वो ये बता सकता था कि वो चाय वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। दरअसल मुझे इस तरह की चाय की आदत नहीं है, तुम बस मुझे कोई मामूली चाय दे दो। क्यों, क्या हुआ? डर गए क्या कि कहीं इस चाय में जहर तो नहीं है? डर? वेल, मुझे इस चाय का टेस्ट नहीं पसंद है। वेल यू नो, मुझे पैसे बचाने की आदत है। घड़ी चाहे 70 लाख की हो या 700 की, लेकिन समय तो एक ही दिखाती है। बहुत से लोग यही कहेंगे कि इस तरह की चाय सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे तो लगता है कि मार्केट में बिकने वाली चाय इससे कहीं ज्यादा टेस्टी होती है। इस तरह की चाय एंशिएंट समय की शुरुआत में बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसे पिया और इसलिए चाय की पत्तियों की तादाद कम हो गई और उसकी वजह से इस चाय का दाम बढ़ गया। हरमन गिल की बात सुनकर दिलीप ने उसे अपनी आंखों में बेरहमी के साथ देखा और यही सोच रहा था कि हरमन गिल अभी भी इतना ज्यादा शांत कैसे था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इस समय भी हरमन गिल चाय के बारे में बात करने के मूड में था। जाओ, जाकर बाहर से चाय खरीद लाओ। दिलीप की बातें सुनकर वो नौकर फिर तुरंत ही हरमन गिल की पसंद की चाय खरीदने चला गया और 20 मिनट बाद वापस लौटकर उसने हरमन गिल के लिए चाय बनाई। इसे कहते हैं चाय।
अब्रॉड में इस तरह की चाय मिलना बहुत मुश्किल होता है। हरमन गिल को इतना शांत देखकर दिलीप का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था, लेकिन फिर वो ये भी जानता था कि उसे इस समय हरमन गिल को नाराज नहीं करना चाहिए। दिलीप के हिसाब से मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर का इनविटेशन सभी को जा चुका था और इसीलिए बाद में मोरे फैमिली के सभी कनेक्शंस वहां पर आ ही जाने वाले थे। दिलीप चाहता था कि हरमन गिल को पता चले कि मोरे फैमिली को चैलेंज करने का क्या अंजाम होता है। 20 साल पहले भी मोरे फैमिली हरमन गिल को शीश महल से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी और आज भी मोरे फैमिली को भरोसा था कि वो अभी भी उसे हरा सकती है। दूसरी तरफ मोरे फैमिली से बाहर निकलने के बाद सभी असिस्टेंट अलग अलग दिशा में निकल गए थे। उन सभी का एक ही मकसद था और वो था लोगों से ये पूछना कि उनमें से कौन कौन मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर को अटेंड करेगा और उसके साथ ही साथ उन्हें इंद्रजीत कौर को भी ढूंढना था। उनके हिसाब से हरमन गिल अकेला मोरे फैमिली आया है तो उसने जरूर ही इंद्रजीत कौर को कहीं ना कहीं छुपाया होगा और अपने दिमाग में इसी प्लान के साथ वो सब के सब अपने अपने रास्ते चले गए। आधे घंटे बाद ये आधा घंटा मोरे फैमिली के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। एक बार मोरे फैमिली के इकट्ठा होने की नोटिस बाहर चली जाएगी तो ये बात शीश महल में बहुत ज्यादा हलचल मचा देगी। हालांकि ये बात और थी कि ये बस मोरे फैमिली की इमेजिनेशन थी। खैर, फिलहाल मोरे फैमिली के घर में मोरे फैमिली के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैरान थे। आधा घंटा बीत चुका था और उसके बावजूद अभी तक कोई भी उनके घर नहीं आया था। ऐसे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। दिलीप, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? जिन लोगों को मोरे फैमिली ने इनवाइट किया था पास्ट में, वो सभी लोग मोरे फैमिली को इम्प्रेस करके उनसे फायदा लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों में से कोई भी वहाँ पर नहीं आया था और आना तो दूर, उनमें से किसी ने एक बार भी फोन तक नहीं उठाया था। दिलीप को भी ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था। आफ्टर ऑल, शीश महल में मोरे फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई वहां पर ना आए। बल्कि एक पल के लिए तो दिलीप को ऐसा भी लगा कि शायद उसके फोन में सिग्नल नहीं है और यही वजह थी कि सिग्नल की तलाश में वो बाहर तक निकल कर गया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और रही बात हरमन गिल की, तो वो अभी भी शांति से अपनी चाय एंजॉय कर रहा था। तुम्हें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि आज कोई भी मोरे फैमिली के ग्रैंड डिनर पर नहीं आएगा। इम्पॉसिबल। जो रिश्ता हमने इतने सालों में एस्टैब्लिश किया है उसे तुम अकेले नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, फिर मेरा क्या है, करते रहो इंतजार। उस समय दिलीप ने अपने असिस्टेंट को फोन लगाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने अपना फोन उठाया और लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को खुद ही फोन लगाने लगा। दिलीप ने अब तक लाइन से 20 नंबर्स पर फोन लगा दिया था, लेकिन उन सभी ने असल में उसके नंबर को ब्लॉक करके रखा हुआ था। जल्दी से मुझे अपना फोन दो। उसके बाद दिलीप ने गार्गी के फोन से सभी को कॉल लगाया और उसके बाद वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। उसकी वजह ये थी कि गार्गी का नंबर तक सबने ब्लॉक करके रखा था। डैम, हरमन गिल, तुम क्या चालें चल रहे हो? समय बीतता जा रहा था, लेकिन अभी तक वहां पर एक भी आदमी नहीं आया था। उसी एक पल में मोरे फैमिली ने 20 सालों से ज्यादा जो नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था वो टूटता हुआ नजर आ रहा था। मैंने क्या किया है? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैंने एक्चुअल में कुछ भी नहीं किया है, तो क्या तुम मेरी बात का भरोसा करोगे? जाहिर सी बात थी कि दिलीप को हरमन गिल की इस बात पर भरोसा नहीं था। तुम मोरे फैमिली के साथ निपटना चाहते हो, लेकिन तुमने कुछ किया नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना नहीं था तो क्या तुम शीश महल आने की हिम्मत करते? हाउ फनी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा करूंगा? गार्गी बहुत ही ज्यादा हैरान थी और अगले ही पल उसने पलटकर टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। वहां टीवी पर सुलेल सोसाइटी के चेयरमैन ने पब्लिकली ऑलरेडी पूरी कहानी बता दी थी कि पास्ट में मोरे फैमिली ने क्या किया था, और ये सुनते ही पब्लिक में जैसे हलचल सी मच गई थी। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर हंगामा मच गया था। क्या उस समय गौरदास को फंसाया गया था? हरमन गिल के साथ निपटने के लिए मोरे फैमिली ने गौरदास को फंसाया था। डैम, मोरे फैमिली वाकई में बहुत घटिया है। चलो चलकर मोरे फैमिली से सवाल करते हैं। हाँ, हमें मोरे फैमिली के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। उन लोगों ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी अचानक से दरवाजे पर एक आदमी नजर आया। जब सबकी नजर उस आदमी पर पड़ी तो हर कोई शॉक्ड रह गया था। मैं भी देखता हूँ कि किसकी ऐसा करने की हिम्मत है। दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि कनिष्क था। शीश महल में फैली अफवाहों के हिसाब से हरमन गिल और कनिष्क के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे।
हालांकि उस समय में उन दोनों के बीच की पोजीशंस में बहुत ज्यादा गैप नहीं था, लेकिन वो लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। और अब जब गौरदास की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट खत्म होने को ही थी, तो ऐसे में कनिष्क का इस समय वहां पर आना सबको बहुत ही अजीब लग रहा था। और उस समय कनिष्क अकेला नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आया था। और जिन लोगों को वो लेकर आया था वो सब के सब कनिष्क के स्टूडेंट्स थे। ये सब देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने वाले लोग एक पल के लिए हैरान रह गए थे। उन सभी के हिसाब से शायद कनिष्क वहां पर गौरदास से निपटने के लिए आया था, और अगर ऐसी बात थी तो गौरदास ने अगर कुछ गलत किया भी नहीं होता, तब भी वो कभी भी अपने नाम पर लगे हुए दाग को मिटा नहीं पाता। हर कोई इस समय अपनी सांसें रोके यही इंतजार कर रहा था कि कनिष्क इसके बाद क्या करने वाला था। कनिष्क इस तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे गया और स्टेज के सामने जाते अचानक से वो गौरदास के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और अपनी आंखों के सामने इस तरह के नजारे को देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। यहाँ तक कि कनिष्क के साथ जो लोग आए थे वो भी इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गए थे। कनिष्क ने इस तरह जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर गौरदास को देखा। गौरदास, भले ही मैं और तुम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत ही सच्चे और नेक इंसान हो। उस समय मैं यहाँ पर नहीं था कि मैं चीजों को ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकूं, और नहीं मेरे पास कोई एविडेंस था। लेकिन आज फाइनली किसी ने सबको सच बताने का रिस्क उठाया है। आज के बाद अगर किसी ने भी तुम्हें दोबारा चोट पहुंचाने की हिम्मत भी की तो वो आदमी मेरा दुश्मन होगा। कनिष्क की बात सुनकर हैरानी से गौरदास का मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि खुद निधि वर्मा भी हैरान रह गई थी, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले से ही जानता था कि वहां पर क्या होने वाला है, और इसीलिए उसे इस बात पर कोई हैरानी भी नहीं हुई। तो तुम सभी बेवकूफ बन गए हो। उस समय दरअसल मैं मोरे फैमिली के साथ निपटने के लिए एक प्लान को एक्शन में लाने के लिए आया था। और रही बात ध्रुव की, तो मैं तो बस उसे हाय बोलने के लिए आया था। इनफैक्ट अगर मैं उससे नहीं भी मिलता तब भी वो ठीक ही रहता, लेकिन एक बार मैं उससे मिला तो तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया। वेल, क्योंकि तुमने आज मुझे चाय ऑफर की है, इसलिए आज मैं भी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और फिर उसके बाद तुम सुकून से मर सकते हो। हरमन गिल के शब्द घमंड से भरे हुए थे और उन्हें सुनकर दिलीप भी हैरान रह गया था। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने कुछ एसेट्स दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किए थे। तुम नॉर्थ ईस्ट एरिया के साथ बहुत करीब से काम कर रहे थे, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, ठीक कहा। सोले सोसाइटी के होते हुए हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के साथ करीबी बिजनेस कॉर्पोरेशंस होना नॉर्मल है ना? नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे पास 300 से भी ज्यादा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कीमत 14,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कीमत वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 13 अरब 73 करोड़ 52 लाख 7,600 रुपए और 52 पैसे होनी चाहिए। हरमन गिल की बात सुनकर गार्गी अब पूरी तरह से हैरान हो गई थी। भले ही वो मोरे फैमिली के हेड्स में से एक थी, लेकिन इतनी बड़ी मोरे फैमिली में उसका काम एक्चुअल में एक जनरल अकाउंटेंट का था, और इसीलिए उसे हर एक अकाउंट के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन उसके बावजूद वो उतनी साफ तरह से नहीं पता था जितनी साफ तरह से हरमन को पता था। हरमन की बात सुनते ही गार्गी ने तुरंत ही अपना फोन अनलॉक किया और अपना टेम्पररी फाइनेंशियल ऐप खोला, और अगले पल उसे एहसास हुआ कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हरमन गिल ने कहा था। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर किस तरह से पॉसिबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के अंडर था, और गार्गी के अलावा किसी को भी इस अमाउंट के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। तुम्हें इस कीमत के बारे में कैसे पता है? मैं इलीगल तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए तुम पर केस कर दूंगी। इलीगल तरीके से ट्रेड सीक्रेट्स जानना? गार्गी, तुम वाकई में बूढ़ी हो रही हो, और शायद इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर दे रहा है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ए हूँ, इसलिए जाहिर सी बात है कि मुझे तो यह पता ही होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो लाक्सपुर रियल एस्टेट कंपनी के साथ होना चाहिए, जिसकी कीमत 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, और उसे तुमने आज से 2 महीने पहले साइन किया था। उसके बाद जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो... हरमन गिल ऐसे ही उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत बताता जा रहा था, जैसे मोरे फैमिली ने एक के बाद एक साइन किया था।
और उस पूरे प्रोसेस के दौरान गार्गी घबराते हुए हर कॉन्ट्रैक्ट चेक करती जा रही थी और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे कि हरमन गिल ने बताए थे। गार्गी की बॉडी इस समय लगातार कांप रही थी। अगर हरमन गिल इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर बात कह रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि हरमन गिल हर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ही पार्टी ए रहा है। तुम्हें सब कुछ इतना साफ साफ कैसे पता है? तुम तो इसे मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो। मुझे कैसे नहीं पता होगा? आफ्टर ऑल ये सब तो वही बदला है जो मैंने मोरे फैमिली के अगेंस्ट लिया था। लेकिन तुम इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टी ए कैसे हो सकते हो? हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो सब के सब सीक्रेट सोलर सोसाइटी से रिलेटेड हैं। बताओ मुझे, तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिले? इनफैक्ट मैंने ही तो सोलर सोसाइटी से कहा था कि वो तुम्हें इन कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने के लिए कहे। नहीं तो क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हें कटोका की उस फैमिली से रिवॉर्ड मिला है? हरमन गिल की बात सुनकर गार्गी की पूरी बॉडी कांपने लगी और अगले ही पल उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो धम की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। ये कैसे पॉसिबल है? सोलील सोसाइटी तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? बहुत ही सिंपल है। मैं कटोका गया था और उस फैमिली से मैंने सोलर सोसाइटी को खरीद लिया। तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना? अब न सिर्फ इस देश में मौजूद सोलर सोसाइटी की ब्रांच बल्कि पूरी की पूरी सोलर सोसाइटी अब मेरी है। हरमन गिल की बात सुनते ही पूरी की पूरी मोरे फैमिली सदमे में आ गई थी। आफ्टर ऑल उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस सोलर सोसाइटी से उन लोगों ने खुद को जोड़ने का सपना देखा था वो ऑलरेडी हरमन गिल के अंदर होगी। ये इम्पॉसिबल है। तुम झूठ बोल रहे हो। एक टाइम के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि तुम ओवरसीज में सोलील सोसाइटी को खरीदने के लायक हो, तब भी सोलील सोसाइटी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पैसे नहीं दे सकती, है ना? ये वाकई में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर हर कोई गरीब है, लेकिन सच पूछो तो मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि तुम ये बात भूल गए हो कि भले ही मैं पावरफुल नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी इस देश में ऐसे अनगिनत लोग थे जो मुझे फॉलो करते थे, खासतौर पर मेरे लॉयल सबऑर्डिनेट्स। तो तुम ये कह रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला वो बंदा ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं? उनके पास भी इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। मैंने कहा ना कि मैं ये रकम बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर सकता हूँ। मैं श्योर हूँ कि तुम सभी ने नोटिस किया होगा कि कैसे कुछ समय पहले गोल्ड के प्राइस क्रैश हो गए थे। डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस 350 से गिरकर 340 पर आ गए थे। अनलेस तुम्हारे पास गोल्ड का माउंटेन है। दिलीप की बात सुनकर हरमन गिल ने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो डर गया हो, लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक है? दिलीप को अब अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। मोरे फैमिली के बाकी के लोग और भी कहीं ज्यादा शॉक्ड थे और हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। ये हरमन गिल ही था जिसने जानबूझकर हमें सब कुछ पता लगाने से रोक कर रखा था। हरमन एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई है। अगर तुम्हारे पास गोल्ड माइन है तो गोल्ड माइन की कीमत अनमोल है। मेरा मानना है कि इस देश में बस केवल 3 ही लोग हैं जिन पर इंद्रजीत, ध्रुव और गौरदास, लेकिन इन तीनों में से कोई भी गोल्ड माइन सेल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं है। इसलिए तुम्हारा पैसा कहां गया? मुझसे पूछने के बजाय क्यों ना तुम लोग खुद चेक करो और देखो कि किसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हरमन गिल की बात सुनने के बाद गार्गी ने फिर तुरंत ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए कहा और कुछ ही मिनटों के बाद गार्गी के सबऑर्डिनेट्स में से एक ने उसे कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ा दिए। और फिर गार्गी को रियलाइज हुआ कि उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर नाम अलग अलग थे, लेकिन अगर वो लोग उन सभी कंपनीज के पीछे के इन्वेस्टर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जारी रखें तो उनकी सभी इन्वेस्टिगेशंस उन्हें एक ही आदमी की तरफ लेकर जाएंगी, बबलू गणपत। ये उसका काम है। बबलू गणपत हरमन गिल का पुराना सबऑर्डिनेट था जो हरमन गिल के लिए काम करता था, लेकिन उस समय हरमन गिल के देश छोड़कर जाने के बाद सबको यही लगा कि बबलू गणपत ने हरमन गिल से अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए होंगे और इतने सालों में हरमन गिल ने भी बबलू से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखा।
यहाँ तक कि उन दोनों के बीच एक फोन कॉल भी नहीं हुई थी। सभी के हिसाब से बबलू गणपत हरमन गिल से नफरत करता था। ऐसे में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बबलू गणपत ने हरमन गिल की मदद की थी। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुमसे 20 साल तक ना मिलने के बाद वो तुम्हारी प्रॉपर्टी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करेगा? उस पर से ये तो इतना बड़ा फॉर्च्यून है। पहली बात तो ये पैसा तुम्हारे और मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत छोटी रकम है। और दूसरी बात, बबलू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों सगे भाइयों से भी कहीं ज्यादा करीब हैं, और इसीलिए मैं बिना कोई सवाल करे भी बबलू पर भरोसा कर सकता हूँ। और जाहिर सी बात है कि उसने भी कभी मुझे निराश नहीं किया है। मुझे डर है कि ये एक ऐसी चीज है जो तुम या मोरे फैमिली अपनी सारी जिंदगी में भी कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। हरमन गिल की बात सुनकर एक पल के लिए गार्गी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। और रही बात दिलीप की, तो वो इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड था। जिस सोलेल सोसाइटी को लेकर वो हमेशा से इतने घमंड में रहा था, वो एक्चुअल में उसके ओपोनेंट हरमन गिल की थी। और यही वो पल था जब दिलीप को इस बात का एहसास हुआ कि क्यों वापस आने के बाद हरमन गिल इतना ज्यादा निडर नजर आ रहा था। तो अब मुझे लगता है कि मैं चाय पीना डिजर्व करता हूँ, है ना? लेकिन अगले ही पल वो बाकी की बची हुई चाय अलग फेंक देता है। एक्चुअली अभी अच्छी नहीं रह गई है, अब इसमें कोई टेस्ट नहीं रह गया है। हरमन, मोरे फैमिली ने वाकई में तुम्हें अंडर एस्टिमेट करा है। तुम सही थे। अब तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, जिस बात पर मुझे पहले भरोसा नहीं था, लेकिन अब मुझे इस बात पर भरोसा है। तुम्हारे अप्रूवल के बिना मोरे फैमिली का ग्रैंड डिनर नहीं हो सकता है, और उसका इनविटेशन बस केवल बेकार पेपर के टुकड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे गेस्ट को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि दिलीप ने फाइनली अपने हालात से समझौता कर लिया है। आओ चलो बैठकर बात करते हैं। आज हमें अपनी 20 साल पुरानी सभी नाराजगियों को सुलझा देना चाहिए। दिलीप की ये बात सुनकर मोरे फैमिली के मेंबर्स और भी कहीं ज्यादा हैरान रह गए थे। ये नजारा देखने के बाद उन लोगों को एक बात तो समझ में आ गई थी, और वो ये थी कि मोरे फैमिली ने अब पूरी तरह से समझौता कर लिया है। बात करोगे? कैसे और किस बारे में? जिस भी बारे में तुम बात करना चाहो। मैं भी बहुत सी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब तक मैं हमेशा ही उन लोगों से बातें करता आया हूँ जो मेरे तरीके से मेरे साथ बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन बात दरअसल ये है कि क्या तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड हो? हरमन गिल के शब्द इस समय किसी तेज धार वाले चाकू के जैसे थे, जो मोरे फैमिली के दिलों को छलनी कर रहे थे। हरमन गिल की बात सुनने के बाद मोरे फैमिली के लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो सब के सब इस समय ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे जब वो पलट कर वार कर सके। दिलीप ने भी इस समय गुस्से में आग बबूला होते हुए अपने दांत भींच लिए थे। उसके हिसाब से उसने ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। हरमन, मैं मानता हूं कि इस देश में बहुत से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी इज्जत करे, तो उसके लिए तुम्हें पहले उसे इज्जत देनी होगी। लोगों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। अचानक से ही माहौल में टेंशन नजर आने लगी थी। ये कहने के बजाय कि दिलीप इस समय हरमन गिल से बात करके कॉम्प्रोमाइज कह रहा है, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वो हरमन गिल को बातों में उलझा रहा है। सच कहा, लोगों को एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला ऑलरेडी मर चुका हो तब ऐसा करना जरूरी नहीं है। आज मैं यहाँ पर पूरी की पूरी मोरे फैमिली को मौत के घाट उतारने के लिए आया हूँ। दुख की बात यह है कि ये जगह आज तुम्हारी कब्र साबित होगी। दिलीप के शब्द सुनते ही मोरे फैमिली में सब लोग सतर्क हो गए, और उसी पल वहां के सभी दरवाजे भी बंद हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो? मैं मानता हूं कि तुम वाकई में बहुत स्ट्रांग हो, और मैं ये भी जानता हूं कि अब्रॉड में तुम बहुत ही अच्छे से चीजों को मैनेज भी कर रहे हो। चाहे हमने कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली हो, लेकिन तुम हमारा नामो निशान भी पता नहीं लगा पाए थे। लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे कि 20 साल पहले थे। 20 साल पहले भी तुम बहुत ज्यादा घमंडी थे। जब मोरे फैमिली ने तुम्हें अकेले आने दिया था, तब तुम वाकई में अकेले आए थे, और अब जब तुम मोरे फैमिली से बदला लेने आए हो, तब भी तुम अकेले ही आए हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम वही गलतियां दोहरा रहे हो। दिलीप की बातें सुनने के बाद भी हरमन गिल शांत रहा और केवल कमरे को स्कैन करता रहा। उसने नोटिस किया कि वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरों में अजीब से एक्सप्रेशंस मौजूद थे।
अजीब सी लुक्स मौजूद थी, जैसे कि वो सब के सब वहां पर हरमन गिल को जान से मारने के लिए आए थे। दरवाजे बंद करो, हरमन गिल को जिंदा पकड़ो। आज इसके और मोरे फैमिली के बीच में बस किसी एक का ही वजूद रह सकता है। दिलीप की बात सुनते ही मोरे फैमिली के मेंबर्स में जैसे एक अजीब सा जोश आ गया और सभी दिलीप के ऑर्डर्स को पूरा करने की तैयारी में लग गए। आज वहां पर मौजूद हर कोई हरमन गिल का दुश्मन था और दिलीप के ऑर्डर देते ही एक क्लिक की आवाज के साथ वहां का दरवाजा बंद हो गया। अगले ही पल सबकी नजरें हरमन गिल पर चली गईं। गार्गी, क्या तुम्हारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं? वो ऑलरेडी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ब्रिजेश, तुम्हारे लोग कहाँ पर हैं? तो भी हरमन को दफनाने के लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। गुड गुड। अनीत, अब बस तुम्हारे लोग ही बचे हैं। दिलीप के हिसाब से हनीत का बैकअप आते ही मोरे फैमिली के विला के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन सभी ब्लॉक हो जाएंगे। इस तरह से अगर हरमन गिल के पास पंख भी हुए तब भी वो यहाँ से बचकर भागने में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिलीप के ऑर्डर देने के बाद भी हनीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनीत, चुप क्यों खड़े हुए हो? कहाँ हैं तुम्हारे आदमी? दिलीप, तुम्हें पता होना चाहिए कि मोरे फैमिली का विकास नगर वाला घर जला दिया गया है। अब वहां पर मौजूद लोग या तो मर चुके हैं या घायल हैं। ऐसे में मैं लोगों को कहां से लेकर जाऊं? इस समय मोरे फैमिली की हर ब्रांच से करीब 10-10 हजार लोग वहां हेडक्वार्टर्स आ रहे थे और वो भी सिर्फ और सिर्फ हरमन गिल से निपटने के लिए। ऐसे में हनीत का ये कहना कि उसका साथ देने के लिए कोई नहीं है, दिलीप और बाकी सभी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने सुना था कि भले ही विकास नगर वाला घर हरमन ने जला दिया है, लेकिन विकास नगर की मोरे फैमिली में कोई भी घायल नहीं हुआ है। तुम सही कह रहे हो। इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ था। तो फिर तुम्हारे लोग कहां पर हैं? भले ही मोरे फैमिली में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन विकास नगर के मोरे फैमिली के घर में अब रिपेयरिंग की जरूरत है। दिलीप, मुझे नहीं लगता कि मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा बन पाऊंगा, लेकिन अकेले हरमन से निपटने के लिए 30,000 लोग काफी होने चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा कि विकास नगर के घर वाले मेरे लोग इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले तो हमें हमारा घर ठीक करने की जरूरत है, और दूसरा, पिछली बार हरमन विकास नगर में मुश्किल में पड़ गया था और इंद्रजीत मेरी बेटी है और मैं उस समय अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो गया था और उसके लिए मुझे आज तक गिल्ट महसूस होता है। आज हरमन एक बार फिर से वापस आ गया है और यह बात तो साफ है कि वो विकास नगर की मोरे फैमिली को बर्बाद कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए उसकी इस दया का बदला मैं उसे धोखे के साथ तो नहीं दे सकता हूँ, है ना? और फिर अगले ही पल वहां पर एक जोरदार बैंग की आवाज आई। हनीत की बात खत्म होते ही दिलीप ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और गुस्से में उसे दीवार से लड़ा दिया था। डैम! तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम बगावत कर रहे हो? तुम चाहो तो मुझे सीधा जान से मार डालो, लेकिन मैंने मेरे लोगों को ऑर्डर दिए हैं। अगर विकास नगर वाली मेरी फैमिली का कोई भी हरमन के अगेंस्ट जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है। उस समय मैं अपनी बेटी को बचाने में नाकाम रहा था और खड़े खड़े बस केवल ये देख रहा था कि कैसे तुमने चालें चलकर हरमन और इंद्रजीत को बहलाकर मोरे फैमिली में बुलाया था। एक बाप के तौर पर मैं उस समय चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुम सबकी मदद नहीं की तो मोरे फैमिली के हेड्स में से एक के तौर पर मेरी कोई जगह नहीं रह जाएगी। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो उस समय मैं वाकई में बहुत घटिया था, लेकिन आज मुझे मौत का डर नहीं है और न ही मुझे तुम्हारा डर है, और इसके अलावा मुझे इस पोजीशन से भी कोई लगाव नहीं है। इसके अलावा मैं आगे और कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हरमन के अगेंस्ट जाना वाकई में अपनी खुद की कब्र खोदने के बराबर है। डैम! हनीत, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम मोरे फैमिली की 100 सालों की बुनियाद इस हरमन के हाथों तबाह होने दोगे? बुनियाद? तुम जानते हो हमें हमारा बिजनेस कैसे मिला है? 20 साल पहले भी हम इतने पावरफुल नहीं थे कि 4 बड़ी फैमिलीज में हमारी गिनती हो सके। यहां तक कि खुद गिल फैमिली भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उन 4 बड़ी फैमिलीज में बस केवल गुहा फैमिली और भाटिया फैमिली ही क्वालिफाइड थी।
उस समय जब गिल फैमिली हम पर भारी पड़ने वाली थी तब हमने बहुत सी गलत चीजें की थी। उन 4 बड़ी फैमिलीज की रेपुटेशन के लिए तुम्हें पता भी है हम लोगों ने कितने लोगों की जान ली है। लेकिन मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बेटी इंद्रजीत निर्दोष है। उसने बस गिल फैमिली के एक लड़के से प्यार कर लिया था, तो इसमें गलत क्या था? बाद में तुम लोगों ने उसे और हरमन को मेरी आंखों के सामने जान से मारने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फैमिली मैरिज टूटी थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरा दिल उस समय कितना ज्यादा दर्द में था। उस समय जो भी हुआ था वो सब हमारे डैड ने डिसाइड करा था। अगर उस समय उन्होंने वो फैसला नहीं लिया होता तो क्या आज मोरे फैमिली का ऐसा स्टेटस होता? और तो और अगर हरमन इतना ही इंद्रजीत के साथ रहकर मोरे फैमिली का दामाद बनना चाहता था तो क्या उसके लिए हमारी बात मानना इतना ज्यादा मुश्किल था? इस पूरे दौरान हरमन अपनी भौएं सिकोड़े हनीत को देख रहा था। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हनीत ने एक्चुअल में अपने लोगों को उस पर अटैक करने से मना किया था। नहीं, जाने दो। हरमन की बात सुनकर दिलीप के चेहरे पर अब एक ईवल स्माइल आ गई, मानो वो हनीत से कह रहा हो कि अब वो नाटक करना बंद कर सकता है, क्योंकि हरमन ऑलरेडी बेवकूफ बन चुका है। जाहिर सी बात थी कि हनीत दिलीप के चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझ सकता था। आफ्टर ऑल भले ही वो दोनों सगे भाई नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों 60 सालों से एक ही छत के नीचे रह रहे थे और हनीत दिलीप की रग रग से वाकिफ था। अचानक से फिर हनीत ने कस कर अपना पैर जमीन पर मारा और अगले ही पल अपने सिर को दिलीप के सिर से लड़ा दिया और एक जोरदार बैंग की आवाज के साथ दिलीप का सिर इतनी जोर से हिट हुआ कि उसमें से खून निकलने लगा था। नाटक कर रहा हूँ दिलीप, मैं तुम्हारे जितना नहीं गिर सकता हूँ जो अपने फायदे के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करे। हनीत, तुम इस समय हीरो होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? अब इस बात पर मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों तुम ध्रुव के साथ लड़ना नहीं चाहते। क्यों जब गुहा फैमिली की ताशा ने तुमसे कोऑपरेट करने के लिए कहा था तो तुमने उन लोगों को मना कर दिया था? क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक प्लान था, है ना? प्लान? मेरे पास कोई प्लान नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरे पास अभी भी ज़मीर है, लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और फिर अगले ही पल एक धम्म की आवाज के साथ हनीत हरमन के सामने अपने घुटनों पर था। हनीत को ऐसे देखकर दिलीप ने जोरों से हंसकर उसका मजाक बनाया, लेकिन हनीत को अब इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। हरमन, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं जो तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं है। उस समय अगर मैंने वो सब नहीं किया होता तो तुम लोगों का साथ दिया होता तो मोरे फैमिली कभी भी गिल फैमिली के अगेंस्ट नहीं गई होती। मैंने ही तुम्हारे साइकोलॉजिकल डिफेंसेस को कम करा था ताकि मोरे फैमिली के अगेंस्ट तुम्हारे पास कोई भी डिफेंसेस न रहे। नहीं तो उस समय मोरे फैमिली बिना किसी शक के गिल फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ करा, और जो मैंने इंद्रजीत के साथ करा उसके लिए भी। एक बाप के तौर पर मैं नाकाम हो गया। इंद्रजीत की माँ उसके जन्म के समय ही मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी बच्ची का अच्छा ख्याल रखूं। मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। अपनी बात खत्म करते अचानक से हनीत के हाथ में खंजर नजर आने लगा था और फिर अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के हनीत ने अपना खंजर उठाया और खुद के पेट में भोंक दिया। कल मैं नोटराइजेशन के लिए ट्रस्ट कंपनी गया था और मैंने उन लोगों से कहा है कि मेरे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें वो ध्रुव के नाम पर कर दें। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया है उसके लिए इंद्रजीत मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ध्रुव इसे कॉम्पनसेशन के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा। मैं जानता हूं कि ध्रुव अब कभी भी मुझे नाना कहकर नहीं बुलाएगा। अपनी बात कहने के बाद हनीत ने फिर एक भी पल हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसका खंजर एक बार फिर से हवा में था, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा खुद को खंजर भोंक पाता, ठीक उसी समय वहां पर एक जोरदार क्लैंग की आवाज आई और दरवाजे से खंजर उड़ता हुआ आकर सीधा हनीत के खंजर से टकराया और उसे अलग फेंक दिया। मोरे फैमिली के सभी मेंबर्स ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और वहां पर सभी को ध्रुव खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन ध्रुव वहां पर अकेला नहीं था, उसके साथ इंद्रजीत भी मौजूद थी। घर के अंदर आते इंद्रजीत को हनीत जमीन पर अपने घुटनों पर नजर आया। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? हनीत ने अपनी आंखों में आंसू लिए धुंधली आंखों के साथ इंद्रजीत को देखा और फिर कुछ समय के बाद अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ। इंद्रजीत, तुम वापस आ गए? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? आपसे किसने कहा था सुसाइड करने के लिए?
जान के बदले जान। उस समय अगर मैंने हरमन को जोर नहीं दिया होता कि वो मोरे फैमिली से दोस्ती कर ले और गिल फैमिली के सभी मामलों को मोरे फैमिली के हाथों में सौंप दे, तो मोरे फैमिली फिर कैसे जीत पाती। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि दिलीप और बाकी सब इतने ज्यादा बेरहम होंगे। वो लोग न सिर्फ गिल फैमिली का पैसा चाहते थे, बल्कि गिल फैमिली के सभी लोगों की जान भी लेना चाहते थे। अगर गिल फैमिली का इतना खास स्टेटस नहीं होता और गिल फैमिली के हायर अप्स ने नजर नहीं रखी होती, तो उन लोगों ने पूरी की पूरी गिल फैमिली का सफाया कर दिया होता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसके अलावा अगर आप मर गए तो क्या गिल फैमिली के लोग जिंदा वापस हो जाएंगे? मैं गिल फैमिली की बहू हूँ और साथ ही साथ आपकी बेटी भी हूँ। इंद्रजीत की बात सुनकर हनीत का चेहरा सफेद पड़ गया और फिर इंद्रजीत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। नॉट बैड। अब तो सब लोग यहाँ पर हैं। ध्रुव, इंद्रजीत, हरमन, तुम तीनों के तीनों यहाँ आ चुके हो। क्या फैमिली रियूनियन है? अच्छा ही है, क्योंकि अब जब पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर है तो मुझे खुद जाकर तुम लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो चाहे वो तरीके अपना लो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। तरीके? तुम सब के सब इस समय मोरे फैमिली के घर के अंदर खड़े हो। मुझे भला किन तरीकों की जरूरत पड़ेगी? ये तो उल्टा ऐसा है कि तुम लोग खुद मेरे जाल में फंस गए हो। मुझे लगा था कि तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम सब मेरे जाल में खुद आकर फंस जाओगे। सच पूछो तो तुम लोगों के साथ निपटने के लिए सिर्फ मोरे फैमिली के हेड बाहर नहीं आए हैं, बल्कि हमारे पीछे जो फैमिली है वो भी चुपचाप हमें सपोर्ट कर रही है। और बस केवल इतना ही नहीं, हमारे पास तुम्हारे कुछ पुराने दोस्त भी हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर दिलीप ने चुटकी बजाई और अगले ही पल वहां दरवाजे पर कुछ लोग आकर खड़े हो गए। हरमन ने उन सभी को ध्यान से देखा और उसकी शांत आंखों में फाइनली थोड़ा डर नजर आया। उसकी वजह यह थी कि वो सभी लोग एक समय पर गिल फैमिली के मेंबर्स थे और शीश महल में उन्हें गिल फैमिली के मेन बुलाया जाता था। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही कहते हैं। वेल, अब क्योंकि विकास नगर की मोरे फैमिली से हमें कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, तो मैंने गिल फैमिली के मेन को हमें सपोर्ट करने के लिए बुला लिया। गिल फैमिली से इस समय कई लोग आए थे और उन्हें देखकर हरमन भी कांपे बिना नहीं रह पाया था। गाइस, तुम्हें क्या लगा? मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं कि तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, है ना? उस समय पूरा शीश महल ये जानता था कि अगर कोई आदमी गिल फैमिली के द्वारा अप्रूव्ड होता है तो वो एक अच्छा आदमी होता है। एक समय पर गिल फैमिली का आदमी बनना शीश महल के हर आदमी का सपना था, लेकिन अब वो सब के सब किसी कुत्तों से कम नहीं है जो हर उस आदमी के सामने जाकर अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं जो उन्हें पैसे देगा। इसीलिए अब ये लोग मोरे फैमिली में हैं और मोरे फैमिली के लिए ही काम कर रहे हैं। अब देखो, ये लोग यहाँ से बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग यहाँ पर काम नहीं करेंगे? अपनी बात कहते हुए दिलीप ने फिर ऐसे अपने कोट की स्लीव सही की जैसे कि मानो वो ऑलरेडी ये लड़ाई जीत गया हो। और वाकई इस समय हरमन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। गिल फैमिली के मेन को अपनी आंखों के सामने देखकर उसे अपने अंदर बहुत से इमोशंस महसूस हो रहे थे, साथ ही साथ उसके हाथ भी कांपने लगे थे। उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए दिलीप ने पता नहीं कहां से खंजर निकाला और एक ही झटके में वो अपनी जगह से गायब होकर सीधा हरमन के पीछे चला गया। अगले ही पल दिलीप का खंजर हरमन की पीठ की तरफ था और उसने सीधा उसे उसकी पीठ पर भोंक दिया। लेकिन फिर अगले ही पल दिलीप का खंजर वाकई स्टैब हुआ था, लेकिन वो खंजर हरमन को नहीं लगा था। मल्हार, तुम? अपनी आंखों के सामने खड़े 30 उम्र के आदमी को दिलीप ने घूर कर देखा, जैसे कि घूरने भर से वो उस आदमी को खत्म कर देगा। आफ्टर ऑल वो हरमन को जान से मारने में बस एक कदम दूर था और मल्हार ने उसका वो मौका उससे छीन लिया था। मल्हार भी दरअसल उन्हीं लोगों में से एक था जिन्हें अभी अभी दिलीप ने कुत्ता कहकर बुलाया था, जिन्हें मोरे फैमिली ने इतने साल पाला था। मल्हार वैसे तो गिल फैमिली का आदमी था, लेकिन कुछ साल पहले वो मोरे फैमिली के साथ आ मिला था और बदले में उसे अपने नाम के आगे मोरे फैमिली का नाम लगाने का मौका मिला था। मेरा नाम मल्हार गिल है। अरे तुम गिल के आदमी होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम मोरे फैमिली का पैसा लेकर हमारे लिए कुत्ता बने थे, यहाँ तक कि उसके लिए तुमने अपना सरनेम तक बदल दिया था। सच में? तुम्हें नहीं पता कि मुसीबत में एक आदमी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहादुर बन जाता है और यहाँ तक कि उसका पोटेंशियल भी बाहर आ जाता है।
हम सरेंडर करने के लिए इसलिए तैयार थे क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे थे। अब हमारा किंग वापस आ गया है। भले ही मोरे फैमिली में मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर इस समय तुम मेरे सीने पर अपना ये खंजर भोंकते हो और उसके बाद भी अगर मैं अपनी पलक तक झपकाता हूं, तो यूं समझ लेना कि मैं फिर गिल फैमिली का आदमी नहीं हूं। कमान, है हिम्मत मुझे चैलेंज करने की? अपनी बात कहते समय मल्हार बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उसके हर एक शब्द में एक अलग ही स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि खुद दिलीप भी उसकी बात सुनकर शॉक्ड था। लेकिन फिर अगले ही पल अचानक से दिलीप ने अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी की और अपने खंजर को मल्हार के सीने की तरफ भोंक दिया। लेकिन दिलीप का खंजर जैसे ही मल्हार के सीने को छेदने वाला था कि तभी वहां पर कुछ क्लिंग की आवाज आई और आवाज के साथ दिलीप का खंजर टूट गया। और जिस आदमी ने दिलीप का खंजर तोड़ा था वो कोई और नहीं था बल्कि हरमन गिल था। दिलीप का रिएक्शन भी तेज था और इसीलिए उसने तुरंत ही एक कदम पीछे की तरफ ले लिया। वेल, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सब के सब आज यहाँ मरोगे। बहुत ही जल्द मोरे फैमिली के हेड यहाँ पर आ जाएंगे और साथ ही साथ उस फैमिली के लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। तुम सब तो अब बस अपने मरने का इंतजार करो। आज तुम सभी की मौत यहाँ पर तय है। एक्चुअली मैंने उस फैमिली के बारे में पता करा है जिसके बारे में तुम बात करते रहते हो, और फिर मुझे पता चला कि मोरे फैमिली के पीछे एक से ज्यादा फैमिलीज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो, क्योंकि फिर उस तरह से मैं अपने आदमियों को कह सकता हूं कि एक साथ तुम सबका सफाया कर दे। हरमन की बात सुनकर दिलीप एक पल के लिए हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे।